तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 बुक 1 का जो पार्ट 2 छूटा हुआ था उसी को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चैप्टर जो था आप लोगों का दो ध्रुवीयता की अंत, इसको हम लोग शुरुआत किए थे और अंतिम में कुछ जो है बचा हुआ था उसको आज कवर करने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोग सोवियत प्रणाली क्या है ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि सर 1917 के बाद हम लोगों का जो सोवियत संघ है वहाँ पर लेनिन की वजह से जो साम्यवादी क्रांति आई, बोल्शेविक क्रांति की वजह से वहाँ पर जारशाही खत्म होकर के साम्यवादी शासन व्यवस्था शुरू हुई और उसी को हम लोग सोवियत प्रणाली के नाम से जानते हैं। अब धीरे धीरे सोवियत में केवल साम्यवाद के जरिए जो है वो बढ़ता रहा, लेकिन 1991 तक जो है ये आपका सोवियत संघ चलता रहा। किस तरीके से सोवियत संघ में साम्यवादी शासन चलती थी उसी को हम लोग सोवियत प्रणाली के नाम से जानते थे। तो ये हम लोग इससे पहला वाला जो पार्ट 1 था उसमें कवर कर चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं बढ़िया से देखेंगे, उसके बाद पार्ट 2 को जो है कवर करेंगे। ठीक है, व्लादिमीर लेनिन जिनके नेतृत्व में आपका साम्यवादी क्रांति हुई थी, ठीक है, ये सब हम लोग जान चुके थे। जो सोवियत संघ था उसका 1991 में क्यों विघटन हुआ, 15 देशों में टूट गया था और 15 देशों में टूटने के बाद उसका जो उत्तराधिकार के रूप में रूस निकल करके आया था ये भी हम लोग समझ चुके थे। सोवियत संघ का टूटने की, 15 देशों में बिखरने का क्या क्या कारण रहा था ये भी हम लोग सर जान चुके थे। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो था मिखाइल गोर्बाचेव उस टाइम के राष्ट्रपति थे और इन्हीं के सुधार के वजह से सोवियत संघ जो है आपका इसमें परिवर्तन आया और सोवियत संघ में बिखराव के वजह से वो 15 हिस्सों में टूट गया था। यहाँ तक हम लोग कवर कर चुके थे। आज हम लोग जानेंगे जोसेफ स्टालिन के बारे में। सर जोसेफ स्टालिन के बारे में आपको क्या जानना जरूरी है, जो मेन पॉइंट है वो हम लोग जान लेंगे। ठीक है, तो ये जो है सर लेनिन के उत्तराधिकारी हैं, यानी कि जब सर लेनिन का मृत्यु हो गया, लेनिन जब अपना सत्ता छोड़ चुके थे उसके बाद उनके आपका जोसेफ स्टालिन जो है वो राष्ट्रपति बनते हैं। कहाँ के ना सर, सोवियत संघ के। ठीक है, ये सोवियत संघ के एक मजबूत करने में और सोवियत संघ को एकजुट रखने में ये नेतृत्व दिए थे। औद्योगिकरण को तेजी से बढ़ावा और खेती का बलपूर्वक सामूहिकरण ये जो है आपका जोसेफ स्टालिन के द्वारा किया गया था। अगर आप अभी वर्तमान में भारत का खेती देखिएगा तो ये किसी कंपनी के हाथ में नहीं है। जो किसान है वो किसान अपना खेत में मजदूरी करके फसल उगाता है, लेकिन इससे पहले आपका जोसेफ स्टालिन आने से पहले सोवियत संघ में वहाँ क्या होता था, कंपनियों के जरिए जो है आपका खेती किसानी होता था। तो इसी को औद्योगिकरण, खेती जो होता था उसी में आपका बलपूर्वक वो क्या किए ना सर, किसानों को दे दिए, बांट दिए और उन्हीं के जरिए जो है आपका जैसे भारत में होता था वैसे ही किया जाने लगा। और दूसरे विश्व युद्ध में जो है सोवियत संघ जीत हासिल हुआ था और वो द्वितीय विश्व युद्ध जोसेफ स्टालिन के टाइम में ही हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम में सोवियत संघ के राष्ट्रपति जोसेफ स्टालिन ही थे। ठीक है, 1930 के दशक के भयावह आतंक पार्टी के अंदर अपना विरोधियों के वजह से जो है इनका कुचलने की वजह से तानाशाही रवैये के लिए जो है ये जिम्मेदार ठहराए गए और इनको जो है आपका निकाल दिया गया था। ठीक है, तो जोसेफ स्टालिन हो जाएगा। जो मेन जानने वाली चीज थी वो हम लोग जान चुके। अब आइए, उसी टाइम आपका निकिता ख्रुश्चेव जो है ये भी सोवियत संघ की राष्ट्रपति रह चुकी हैं और निकिता ख्रुश्चेव से आपको प्रश्न पूछा जाता है तो ये कहाँ की राष्ट्रपति है सर, ना सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। स्टालिन की नेतृत्व में की शैली के आलोचक थे, यानी कि जोसेफ स्टालिन जो बने हुए थे इससे पहले तो वो आपका सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। उसी के विचारधारा को आलोचना करके उसी के विचारधारा से ठीक उल्टा विचारधारा रखने वाले निकिता ख्रुश्चेव थे। ठीक है, इनका जन्म 1894 में हुआ और 1971 में मृत्यु हुई। 1956 के कुछ सुधार को लागू करने में निकिता ख्रुश्चेव जो है आपका जाना जाता है। पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सुझाव दिया। देखिए, पश्चिमी देश यानी कि जो यूरोप के पश्चिमी देश है जैसे जर्मनी हो गया, इटली, इंग्लैंड, ये सब देश के साथ आपका इनका कहना था कि इन लोगों के साथ जो है शांतिपूर्ण तरीके से, बढ़िया तरीके से दोस्ती बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इससे पहले जब साम्यवादी क्रांति हुई तब सोवियत संघ जो है आपका पश्चिमी देश से
बढ़िया दोस्ती नहीं थी। लेकिन ये जब निकिता ख्रुश्चेव राष्ट्रपति बने तब इनका कहना था कि सभी देश के साथ बढ़िया तरीके से संबंध रखना है और व्यापार को आगे बढ़ाना है, तभी अपना देश जो है विकसित हो पाएगा। ठीक है, इस तरीके का इनका सोच था। हंगरी के जन विद्रोह को दमन और क्यूबा मिसाइल संकट के समय जो है ये शामिल थे। सबसे ज्यादा पूछा हुआ जो सवाल है निकिता ख्रुश्चेव को लेकर के पूछेगा, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे? तो निकिता ख्रुश्चेव जो है ये आपका क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति रह चुके थे। ठीक है, उसी के साथ साथ और एक प्रश्न पूछा जाता है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति क्यूबा मिसाइल संकट के समय कौन थे? तो जॉन एफ कैनेडी थे। ठीक है, ये दोनों आपको बहुत बार पूछा गया है तो याद रखना जरूरी हो जाता है। अब आएंगे लियोनिड ब्रेजनेस। ठीक है, लियोनिड ब्रेजनेस ये कौन थे ना सर? 1964 से लेकर के 1982 तक सोवियत संघ के राष्ट्रपति रह चुके हैं। 1964 से लेकर के 1982 तक सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद में लियोनिड ब्रेजनेस थे। इनके टाइम में क्या महत्वपूर्ण चीज हुई सर? एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का ये सुझाव दिए कि पूरा जो एशिया है उसमें जितने भी देश हैं उसका जो सुरक्षा और उसके ऊपर कोई हमला ना कर दे, इसके लिए सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव जो है ये ब्रेजनेस देते हैं। ठीक है, चेकोस्लोवाकिया के जन विद्रोह को दमन करने और अफगानिस्तान पर आक्रमण में जो है ये शामिल थे। ठीक है, जब अफगानिस्तान पर आक्रमण किया गया था तो और चेकोस्लोवाकिया के टाइम में ये आपका लियोनिड ब्रेजनेस जो है उसमें शामिल थे, उस टाइम राष्ट्रपति रह चुके थे। ठीक है, अंतिम में जो हम लोगों का सोवियत संघ बचा हुआ था उस टाइम में जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। और इसी मिखाइल गोर्बाचेव जो है ये सोवियत संघ की जो शासन व्यवस्था थी, जो अर्थनीति थी, उस चीज में जो है बहुत ज्यादा तुरंत बदलाव ला चुकी थी, जिस वजह से सोवियत संघ के बाकी जितने भी गणराज्य था वो सब जो है सोवियत संघ से अलग होकर के अपना पूंजीवादी शासन व्यवस्था चलाना चाह रहे थे। इस वजह से सोवियत संघ का 15 हिस्सों में बिखराव हो गया था, टूट गया था। और इसी 15 देशों में टूटने का जो सबसे बड़ा जो आपका विघटन का कारण माना जाता है तो यही आपका मिखाइल गोर्बाचेव का जो नीति थी इसके वजह से जाना जाता है। तो इनके बारे में जानते हैं सर ना। 1885 से लेकर के 1991 तक ये जो है राष्ट्रपति रह चुके हैं कहाँ के? सोवियत संघ के। अभी हम लोग सोवियत संघ के जितने भी राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है, 1945 से लेकर के 1991 तक, ठीक है, इसी टाइम में ना आपका सोवियत संघ था। 1945 नहीं, 1917 कीजिए। ठीक है, तो इस टाइम में जितने भी राष्ट्रपति रह चुके हैं उन सब के बारे में हम लोग जान रहे हैं। ठीक, सोवियत संघ में जो राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव, इसका 2 सुधार का नीति था। एक हो जाएगा सर पेरिस्ट्रोइका और दूसरा हो जाएगा गिलासनोस्त। एक पेरिस्ट्रोइका और दूसरा गिलासनोस्त। पेरिस्ट्रोइका का मतलब हो जाता है पुनर्गठन या फिर पुनर्रचना और ग्लासनोस्त का अर्थ होता है खुलापन। पहले सोवियत संघ का जो अर्थव्यवस्था था वो बंद अर्थव्यवस्था थी, उसके साथ ना ही कोई दूसरा देश व्यापार कर सकता था, ना ही वो किसी दूसरा देश में सामान भेज सकता था। अब निकिता ख्रुश्चेव जब राष्ट्रपति बने, इनका कहना था कि हम लोगों को जो है खुला व्यवस्था शुरू करना है, हर कोई देश आकर के मेरे पास भी सामान बेचे और हम भी दूसरे देश में व्यापार करेंगे। तो इसी को जो नीति को लागू किया गया उसी को रसियन भाषा में जो है गिलासनोस्त कहा गया और हिंदी में कहा जाता है खुलापन। ठीक है, और यही आपका सुधार करने की वजह से ये सबसे ज्यादा जाने जाते हैं और इसी की वजह से सोवियत संघ जो है टूट भी गया था। अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ पर रोक लगाई। अमेरिका जो है और सोवियत संघ, ये जब शीत युद्ध चल रही थी, उस शीत युद्ध के दौरान अमेरिका अपना जो हथियार दिखा रहा था, नया नया हथियार बना रहा था और सोवियत संघ भी अपने आप को दिखाना चाह रहा था कि हम भी बलशाली हैं, मेरे पास भी बहुत ज़्यादा हथियार है। और हथियार बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा की खर्च होती है। अब मिखाइल गोर्बाचेव सोचे कि हथियार अगर हम बनाना कम करेंगे, अमेरिका का जो है साथ ही करके हथियार ना दिखा करके खुद अगर समझ करके अगर अपना अर्थव्यवस्था को बढ़ाएंगे तो देश का विकास होगा। हथियार में उतना पैसा नहीं लगेगा तो देश का जो है सर कुछ विकास में काम आएगी। इसी की वजह से वो जो है हथियार बनाने में थोड़ा
रोक लगा दिए थे। अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से सोवियत संघ के सेना को वो वापस बुला लिए। अफगानिस्तान जो है ये आपका मिडिल ईस्ट का देश है और अफगानिस्तान को अगर देखिएगा सोवियत संघ से सटा हुआ देश है। ठीक है, जब सोवियत संघ पहले हुआ करता था उस टाइम में आपका कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान ये सब देश साथ में मिलकर के बना हुआ था। यहाँ पर अगर देखेंगे इधर तो ये आपका सोवियत संघ, ठीक है, ये जो आपका रसिया देख रहे हैं ना, ये आपका पूरा हिस्सा जो है सर सोवियत संघ का हिस्सा था। ठीक है, ये पूरा हिस्सा सोवियत संघ का हिस्सा था। और ये जब सोवियत संघ था, जब तुर्कमेनिस्तान था, उज्बेकिस्तान था, तब इसी के साथ साथ सटा हुआ अफगानिस्तान भी था। ठीक है, और हम लोग 1917 से लेकर के 1991 तक इतना बड़ा जो है रूस यानी कि सोवियत संघ दिखता था, उसी के साथ साथ सटा हुआ अफगानिस्तान था। इसीलिए सोवियत संघ सोचता था कि भैया मेरे पास जो सटा हुआ जितने भी पड़ोसी देश है वो अमेरिका का साथ ना दे, वो मेरे साथ दोस्ती बना करके रखे। इसी वजह से अफगानिस्तान को अपने पक्ष में लाने के लिए ये अफगानिस्तान में बहुत सारा डेवलपमेंट वगैरह करता रहता था। ठीक है, और ये जब निकिता खुश्चेव आई, निकिता खुश्चेव जब राष्ट्रपति बने, ये क्या किया ना सर, सोवियत संघ से जितने भी आपका सोवियत संघ में जितने भी सेना लगा हुआ था सोवियत संघ का अफगानिस्तान में, तो उन सबको जो है बुला लिया गया। और पूर्वी यूरोप का देशों में भी जितने भी सेना वगैरह था सोवियत संघ का, सभी को बुला लिया। अब अफगानिस्तान का सेना, सोवियत संघ का सेना अफगानिस्तान में जब था तो वहां पर दबदबा था सोवियत संघ का। जैसे ही अफगानिस्तान से सेना बुला लिया गया तो उसका दबदबा अफगानिस्तान में घट गया। तो उसी का मौका लेकर के अफगानिस्तान में जो है अमेरिका पहुंच गया। ठीक है, और धीरे धीरे जो है सोवियत संघ सिमटता गया। जर्मनी का एकीकरण में जो है यही मिखाइल गोर्बाचेव जो है आपका सहायता किए थे और इसी के टाइम में जर्मनी का एकीकरण भी हुआ था। शीत युद्ध का समाप्त किया जाना इसी के टाइम हुआ। सोवियत संघ के विघटन का कारण यही जो है आपका मिखाइल गोर्बाचेव ही बने थे। ठीक है, यानी कि ये जो है चाह रहे थे एकदम नरम दिल होकर के रहेंगे और सोवियत संघ को जो है कुछ विकास करेंगे, लेकिन इनके द्वारा हो नहीं पाया। इनके द्वारा जो आपका सुधार की नीति लागू की गई थी, पेरिस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, ये सब उतनी बढ़िया से काम नहीं की। लोगों को लगा कि देश जो है एकदम पलट रही है, एकदम तेजी से लोगों का विचारधारा चेंज हो रहा है। इसी वजह से पूरे सोवियत संघ जितने भी आपका हिस्सा था वहाँ के अलग अलग जगह में लोग जो हैं बगावत करने में उतर आए और सोवियत संघ सर 15 हिस्सों में उसके बाद बिखर जाता है 1991 में। अब देखिए उसी टाइम बोरिस येल्सिन के बारे में भी हम जानेंगे। जैसे ही सोवियत संघ का आपका टूट गया उसके बाद जो राष्ट्रपति बने रूस का, उनका नाम था सर बोरिस येल्सिन। ठीक है, बोरिस येल्सिन 1991 से लेकर के 1999 तक ये रूस के राष्ट्रपति रहे। अब तक हम लोग पढ़ रहे थे सोवियत संघ, यानी कि 15 देश मिलकर के जो समूह बनाया हुआ था उसको हम लोग कहते थे सोवियत संघ। अब 1991 में जब सोवियत संघ 15 देशों में टूट गया, उसमें से सबसे बड़ा जो हिस्सा था उसका नाम रूस था, सबसे बड़ा देश। अब उसी सबसे बड़ा टुकड़ा का राष्ट्रपति कौन बना ना सर, यही बोरिस येल्सिन। ठीक है, ये पहला राष्ट्रपति बने रूस के। कम्युनिस्ट पार्टी में सत्ता का केंद्र के रूप में जो है ये आपका बनकर के आए और रूस में कम्युनिस्ट पार्टी ही सबसे बड़ा पार्टी थी। गोर्बाचेव के द्वारा मॉस्को के मेयर बनाया गया। मॉस्को जो है आपका रूस का राजधानी है। बाद में गोर्बाचेव के आलोचकों में जो शामिल हुए और कम्युनिस्ट पार्टी से जो है ये इस्तीफा दे देते हैं। 1991 में सोवियत संघ के शासक के खिलाफ जो है ये विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो 1991 में आपका सोवियत संघ के शासक कौन थे इससे पहले, वही आपका जो राष्ट्रपति थे आपका मिखाइल गोर्बाचेव, जिसके द्वारा पेरिस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट का नीति शुरू किया गया था। तो इसी का जो है विरोध किए थे कौन, बोरिस येल्सिन। ठीक है, और उसी का विरोध प्रदर्शन के बाद पूरे देश में बगावत हो जाती है और उसको जो है हटा दिया जाता है और बोरिस येल्सिन आकर के सत्ता में बन जाते हैं और राष्ट्रपति बनते हैं। सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका यही निभाई। साम्यवाद से जो है पूंजीवाद में जो
रूस का परिवर्तन हुआ, पहले सोवियत संघ में साम्यवादी शासन व्यवस्था चलती थी और उसी को बदल करके पूंजीवादी शासन व्यवस्था की ओर बढ़ने में यही आपका बोरिस येल्सिन जो है आपका भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पर हम लोग जितने भी राष्ट्रपति बने सोवियत संघ के उन लोगों के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो जोसेफ स्टालिन के जरिए सर सोवियत संघ में जारशाही यानी कि राजा का जो शासन व्यवस्था था वो समाप्त हुआ और लेनिन ये राष्ट्रपति बने। ठीक है, और लेनिन के बाद जो है निकिता खुश्चेव ये राष्ट्रपति बने, उसके बाद लियोनिड ब्रेजनेव, ठीक है, उसके बाद मिखाइल गोर्बाचेव, और मिखाइल गोर्बाचेव के टाइम में जो है आपका ऐसा सुधार हुआ कि वो सुधार वहाँ की जनता जो है आपका एडजस्ट नहीं कर पाया और सोवियत संघ बिखर गया। और जैसे ही सोवियत संघ बिखर गया और नया देश बन करके रूस निकल करके आया और उसी रूस के राष्ट्रपति कौन बने, बोरिस येल्सिन बने। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। अब देखिए जैसे ही सर आपका 1991 में सोवियत संघ बिखर जाता है 15 देशों में, अब जो टूटा हुआ हिस्सा था कौन कौन सा, रूस, बेलारूस, उसके बाद यूक्रेन, उसके बाद कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, इस तरीके से कुल 14 देश था। ठीक है, अब ये 14 देश मिलकर के सोच रहे थे कि हम लोगों का अब तक जो व्यवस्था था, अर्थव्यवस्था, ये साम्यवाद पर आधारित था। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था था, यहाँ पर सरकार का सभी चीजों के ऊपर बल था। अब यहाँ के लोग सोच रहे हैं अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लेकर के आएंगे और अलग अलग कंपनियों के जरिए हम लोगों के यहाँ डेवलपमेंट चलेगी। तो अब धीरे धीरे जो है जितने भी देश बिखर करके सोवियत संघ से अलग हुए वो लोग साम्यवाद से लेकर के पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहे थे। और उसी के टाइम में अमेरिका जो है, अमेरिका निकल करके आया और उसके जरिए एक आपका शॉक थेरेपी नाम का व्यवस्था शुरू किया गया। अब शॉक थेरेपी क्या है ये जानेंगे। ठीक है, देखिए साम्यवाद के अंत के बाद पूर्व के सोवियत संघ के देशों जैसे रूस हो गया, ठीक है, पूर्वी यूरोप के जितने भी देश थे और मध्य एशिया में जितने भी देश मिलकर के आए थे। पूर्वी यूरोप में कौन कौन सा देश है, बेलारूस है सर, यूक्रेन है, लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, ये सब जो देश है। और मध्य एशिया में वही कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब जो देश है, ये सब देश क्या सोच रहे थे कि सर ना एक जो सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था है इससे चेंज करके, ठीक है, हम क्या करेंगे, लोकतांत्रिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ेंगे। और इसी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने के लिए एक खास मॉडल को अपनाया इन लोगों ने और उसी मॉडल को कहा जाता है शॉक थेरेपी। ठीक है, यानी कि सर पहले हम लोगों का अर्थव्यवस्था समाजवादी था, अब इसी समाजवादी अर्थव्यवस्था को हम लोगों को चेंज करके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लाना है। अब इसी समाजवादी अर्थव्यवस्था में बढ़िया तरीके से नहीं चल रहा है, यानी कि बेकार हो चुका था। ठीक है, अब इसी को जब परिवर्तन करना है पूंजीवाद में, तो इसी आपका व्यवस्था को जो मॉडल को अपनाया गया उसी मॉडल को कहा गया शॉक थेरेपी। ठीक है सर, तो और शॉक थेरेपी जो है अंग्रेजी शब्द है, इसी को हिंदी में क्या कहा जाता है ना, दर्द देकर के उपचार करना। ठीक है, या फिर आघात पहुंचाकर उपचार करना, ये हो जाता है शॉक थेरेपी का अर्थ हिंदी में। और ये शॉक थेरेपी का मॉडल किसके द्वारा दिया गया, तो ये मॉडल देने वाले विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF था। ठीक है, पूछा जाए कि शॉक थेरेपी ये मॉडल देने वाले, शॉक थेरेपी शुरू करने वाला कौन था, तो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक था, और IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ये आपका शॉक थेरेपी जो समाजवादी अर्थव्यवस्था था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, उसको चेंज करके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए इन लोगों के द्वारा ये मॉडल दिया गया था। ठीक है, तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, शॉक थेरेपी की क्या क्या विशेषताएं हैं ये समझिए। तो शॉक थेरेपी जैसे ही शुरू हुआ, जैसे ही सब देश मिलकर के सोचे कि हम लोगों को साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ लौटना है, तो ऐसे ही तो हो नहीं जाएगा, तो उसमें कुछ कुछ बदलाव किया गया। तो क्या क्या बदलाव आई वही हो जाएगी शॉक थेरेपी का विशेषता। तो इसमें सबसे पहले इसकी सर्वोपरि विशेषता थी कि संपत्ति का सबसे प्रभावी रूप से निजी स्वामित्व होना। अब इसको समझाते हैं आपको। देखिए पहले क्या होता था, जो संपत्तियां थी ये लोगों के हाथों में थी,
या फिर आपका सरकार के पास संपत्ति हुआ करता था, जगह जमीन कारखाना वगैरह ये सब सरकारी हुआ करती थी। अब क्या हुई, जैसे ही शॉक थेरेपी शुरू हुआ, ठीक है, तो यहाँ के जितने भी आपकी कारखाने वगैरह था, जितना भी आपका जमीन वगैरह था, वो सब कंपनी के हाथ में चली गई, निजी स्वामित्व के हाथ में चली गई, प्राइवेट कंपनी के पास। और यही जो आपका चेंजेस है, इसी को कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ लौट करके जाना। और यही शॉक थेरेपी का सबसे मूल विशेषता है। ठीक है, राज्य की संपदा को के निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को तुरंत अपनाना, सामूहिक फार्मों का जो है निजी फार्मों में बदल जाना, जितने भी आपका कृषि के लिए खेत वगैरह था उन सबको भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। जो भी राज्य के पास, सरकार के पास जितने भी संपत्ति वगैरह थी, खनिज वगैरह जो है, सभी चीज को प्राइवेट कंपनी को निकालने के लिए दे दिया गया। ये परिवर्तन हुआ। इस संक्रमण में राज्य नियंत्रित समाजवाद या फिर पूंजीवाद के अलावा किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था का जो है मंजूर नहीं था। अर्थव्यवस्था किस तरीके का हो गया था सर? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रही थी। विकास के लिए अधिक से अधिक व्यापार को जो है जरूरी माना गया। ठीक है, इसके लिए वित्तीय खुलापन, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता और मुक्त बाजार की नीति को अपनाई गई। यानी कि जब देश का विकास करना है तो एक सबसे बड़ा जो काम आएगा वो हो जाता है व्यापार। आप दूसरे देशों को जितना सामान बेचिएगा उतना उस देश से पैसा आपके देश में आएगा और आपकी देश की विकास हो पाएगी। वही सोवियत संघ जब आपका परिवर्तन होकर के रूस बना, ये चाहा कि हम लोगों को जो है विकास करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा ना सर, व्यापार को बढ़ावा देना पड़ेगा। और व्यापार को तभी बढ़ावा दे पाइएगा जब आप अपना जो मार्केट है उसको खोलेंगे, दूसरे देश की कंपनी आकर के आपके यहाँ कारखाना वगैरह लगाएगा, तब कारखाने में जो सामान बनेगी वो जाकर के दूसरे देशों में बिकेगी, तब कुछ पैसा आएगा। तो इसी को कहा गया वित्तीय खुलापन। ठीक है, ओपन मार्केट की व्यवस्था की गई। मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता, जैसे डॉलर है तो डॉलर दे करके जो है अभी जितने भी व्यापार वगैरह है ये होता है। तो रूस का जो करेंसी है वो आपका रूबल है। ठीक है, तो भारत का जो मुद्रा है ये रूपी है। तो एक दूसरे के साथ जो अपना अपना जो पैसा है उसको आदान प्रदान होगी। तो इसकी वजह से धीरे धीरे जो है आपका परिवर्तन होगा और विकास होना संभव है। सोवियत खेमे के देशों के आपसी व्यापारिक गठबंधनों को समाप्त कर दिया गया। यानी कि सोवियत संघ में जितने भी देश थे, इन लोगों का जो आपका खेमा था, इन लोगों का जो संगठन था, ये लोग क्या करते थे ना, आपसी जो है आपका व्यापार वगैरह करते थे। बाकी जितने भी दूसरे अगल बगल में देश है उन लोगों से इन लोगों को कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जब ऐसे ही आपका 1991 के बाद सोवियत संघ टूट गया, तब जाकर के जो है इन लोगों ने क्या किया सर ना, एक दूसरे के साथ व्यापार तो बनाए रखे, लेकिन दूसरे जो देश था उनके साथ भी व्यापार करना शुरू किया। और जितने भी आपका गठबंधन बनाया गया था उन सब गठबंधन को तोड़ दिया गया। ठीक है, और उन्हें जो है सीधे पश्चिमी मुल्कों के साथ अर्थतंत्र और से जोड़ दिया गया। जितने भी आपका सोवियत संघ के देश थे ये सब केवल जो है अपने से ही आपका व्यापार कर सकते थे, लेकिन जैसे ही अलग हो गए देश सब, तो वो लोग जितने नए नए देश बने वो दूसरे देशों के साथ उन लोगों को अधिकार दिया गया, तो खुद से भी दूसरे देशों के साथ व्यापार वगैरह कर सकते हो, ये कहा गया। तो ये सब चेंजेस किया गया सर। जितने भी संपत्ति थी वो प्राइवेट कंपनी के हाथों में चला गया। जो भी व्यापार था वो केवल देश के अंदर होता था, तो उसके लिए वित्तीय खुलापन की व्यवस्था शुरू की गई। ठीक है, व्यापारिक गठबंधन जो आपका था उसको जो है समाप्त कर दिया गया, और जितने भी देश बन करके आए उन लोगों को भी आपको व्यापार करने का अधिकार वगैरह दिया गया। तो ये आपका शॉक थेरेपी की विशेषता हो जाती है। अब ये जब परिवर्तन हुआ, ठीक है, तो इसका क्या परिणाम निकला, यानी कि सर शॉक थेरेपी का क्या परिणाम है, शॉक थेरेपी के परिणाम को जानते हैं, क्या परिणाम निकला, इससे कुछ फायदा वगैरह होगा कि नहीं। ठीक है, आइए। तो इससे फायदा का मतलब ये है सर, 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी से जनता को कोई सुख या आनंद नहीं हुआ। यानी कि ये जो आपका परिवर्तन हो गया तो देश का विकास हो जाएगा, जनता एकदम खुश हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से जो है तहस नहस हो गई, एकदम बेकार हो गई, कुछ नहीं बचा देश में। ठीक है, तो इसी टाइम में
सोवियत संघ में, रूस में क्या हुआ ना सर, इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल हो गई। अब गराज सेल क्या है, इससे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आपको समझना है, ठीक है सर ना। सोवियत संघ सर टूट गया और रूस एक नया देश बन करके आया। तो रूस का लगभग 90% राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा जो है चरमरा गया। यानी कि जो सरकार के द्वारा सर नियंत्रित किया जाता था, जितने भी कारखाना वगैरह है, जितने भी उद्योग है, ये सब एकदम ठप पड़ गया। कोई जो है बढ़िया काम नहीं कर पाया, क्योंकि सभी चीजों को तो सरकार आपका कंपनी के हाथ में दे दी गई थी, तो वो लोग बढ़िया से काम नहीं किए, तो उन लोगों का ढांचा जो है एकदम ठप पड़ गया। सरकार के बजाय बाजार की ताकतों द्वारा पुनर्निर्माण होने के कारण उद्योग को औने पौने दामों में निजी हाथों या कंपनियों के को जो है बेच दिया गया। यानी कि पहले क्या होता था, कोई आपका एरोप्लेन अगर बनाएगा तो वो सरकार बनाएगी, बाइक अगर बनाएगा सरकार बनाएगी, आपका कोई भी चीज बनाना है तो सरकार बनाएगी, उसको बेचेगी और मुनाफा कमाएगा। लेकिन जब आपका सोवियत संघ बिखर गया और खुले बाजार की ओपन मार्केट का व्यवस्था लाया गया, तो कोई भी कंपनी आकर के बना सकता है। इस वजह से क्या हुआ नो, जितने भी सरकारी काम थी बाबू, उस सरकारी काम को पुनर्निर्माण करने के लिए, रास्ता वगैरह बनाने के लिए किसको दे दिया गया, तो निजी कंपनियों को दे दिया गया। अब निजी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी वगैरह है, वो बढ़िया तरीके से काम ही नहीं किया, जिस वजह से जो उद्योग था, जितने भी कारखाने वगैरह थी, उसको क्या किया गया ना सर, कम दाम में, औने पौने दाम में एकदम बेच दिया गया। जैसे आप अभी देखते होंगे कि जो भी आपका सरकारी कंपनी वगैरह था, जैसे LIC वगैरह है, सेल है, भेल है, उसके बाद आपका जो कंपनी है एयर इंडिया वगैरह है ना, एयर इंडिया एरोप्लेन वगैरह सरकारी कंपनी था, तो उसको टाटा ग्रुप को बेच दिया गया। तो उसी टाइम 1991 में क्या हुआ सर ना, कम दाम में जो उद्योग थी, जो सरकारी कंपनी थी, उन सरकारी कंपनी को, उद्योगों को निजी प्राइवेट कंपनियों को बेच दिया गया। अब सरकारी चीज बेच दिया गया तो घाटा तो होगा ही, ठीक है। तो ये हुआ। आम नागरिकों ने धन की कमी के कारण अपनी अधिकतर पत्र जो है काला बाजारियों को बेच दिया। अब ये क्या है ना, देखिए ये क्या करती थी ना, सोवियत संघ में व्यवस्था था, जो आपके पास अगर पैसा है, आप उस पैसा को बैंक में ले जा करके दीजिए या फिर सरकार को दीजिए, उसके बदले सरकार आपको कागज देगी, ठीक है। उसको कहा जाता है वाउचर या बॉन्ड। अब वो बॉन्ड आप अपने पास रखिए, जब आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी आप बैंक में जाइएगा, बॉन्ड दिखाइएगा कि देखिए हम 50,000 रुपया बॉन्ड इतना जमा किए थे। अब वो बॉन्ड जिसको भी दीजिएगा, वो जाकर के अगर देगा तो पैसा दे दिया जाएगा, ठीक है। जो बॉन्ड दिखाएगा उसको पैसा मिल जाएगा। लेकिन ये जो बॉन्ड वगैरह था, लोगों ने क्या किया, उसी अधिकार पत्र या वाउचर को वो काला बाजारियों को बेच दिए। और उस टाइम में सोवियत संघ में व्यवस्था थी, जो भी सरकारी कंपनी है, तो सरकारी कंपनी में वहां के लोग जो है पैसा डाल सकते थे, पैसा उसका जो है शेयर खरीद सकते थे, और उसी शेयर को जो है ये अधिकार पत्र कहा गया, ठीक है। जो सरकारी कंपनी है, उस सरकारी कंपनी का जो शेयर जो है वहां के लोग खरीद सकते थे, और उसी के लिए उनको कागज जो दिया जाता था कि ये कंपनी में तुम्हारा हिस्सा है, उसी को कहा जाता है अधिकार पत्र। अब लोगों के पास जब पैसा नहीं रहा, धन की कमी हो गई, पैसे की कमी हो गई, तब लोगों ने क्या किया, उसी आपका जो पैसा था, उसी जो आपका शेयर था उस कंपनी में, उसको काला बाजारियों को बेच दिया, ठीक है। पैसा की इतनी किल्लत आ गई कि हर चीजों को लोगों ने भी बेचना शुरू कर दिया। ये आपका परिवर्तन आया। और क्या परिणाम निकला सर ना, मुद्रा में गिरावट और मुद्रास्फीति हुई। रूबल नाम का जो आपका इसका मुद्रा है रूस की, इसमें गिरावट आ गई, डॉलर का दाम जो है बढ़ता गया, जितने भी बाकी देश हैं उन पैसा का जो है भाव बढ़ता गया, लेकिन रूस का जो पैसा है ये उसका मुद्रा घटती गई। ये कही गई कि रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में भारी गिरावट आई। महंगाई यानी कि मुद्रास्फीति इतनी बढ़ी कि लोगों की जमा पूंजी खत्म हो गई, बहुत ज्यादा जो है महंगाई बढ़ गई। जैसे आज अगर एक चीज खरीदने जाइएगा, तो प्याज खरीदने जाइएगा तो 35 रुपया किलो, तो पहले आज से अगर 20 साल पहले जाइएगा, 25 साल पहले जाइएगा, तो इतना दाम नहीं था, है ना।
तो वही चीज कहा गया कि मुद्रास्फीति बढ़ गई। एक चीज आज जिस पैसा में मिलती है कल वो दुगना पैसे में मिलने लगी। ठीक है। खाद्यान्न संकट, सामूहिक खेती खत्म होने के साथ से खाद्यान्न सुरक्षा समाप्त हो गई और रूस के अनाज का आयात करना पड़ा। रूस पहले अपना खाद्य वगैरह खुद बना लेता था, लेकिन अनाज और खाद्य सुरक्षा में कमी आने की वजह से इसको बाहरी देशों से जो है खाद्य को आयात करना पड़ा, मंगाना पड़ा। 1999 में रूस का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी 1989 की तुलना में काफी नीचे चली गई। यानी कि 1989 में उसके पास वो जितना चीजें बनाता था, उसके सोवियत संघ में जितना चीज बनती थी 1999 में जो है बहुत घट गई। उतना सामान वो नहीं बना पाया। यानी कि पहले बढ़िया था, बाद में जाकर के आपका ये जो है डिमोलेशन हो गया, ये घट गया। सामाजिक विषमता और माफिया वर्ग का उत्पत्ति हो जाना। अब जैसे ही समाज में आपका कुछ परिवर्तन आया, उस जगह में कुछ ऊंचे वर्ग के लोग थे, कुछ गुंडे टाइप के लोग थे, वो लोग जो है उस जगह में आकर के हमला करने लगे। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था खत्म हो गई, जिसमें मध्य वर्ग हाशिए हो गए। यानी कि जो मिडिल क्लास लोग हैं वो आपका हाशिए हो गए, उसको देखा नहीं गया। आर्थिक गतिविधियों पर माफिया वर्ग का नियंत्रण बढ़ गया, जिससे अमीर और गरीब के बीच जो है खाई बहुत गहरी हो गई। लेकिन अमीर और अमीर बनता गया और गरीब बनता गया, इसमें कहा गया। शॉक थेरेपी में और क्या हुई थी ना, कमजोर राजनीतिक ढांचा, संविधान जल्दबाजी में बनाए गए। रूस और मध्य एशिया में राष्ट्रपति को अत्यधिक शक्ति दे दी गई, जिससे संसद कमजोर हो गई। हम लोगों का भारत में संसद है, संसद का काम है सर कानून बनाना, है ना। लेकिन सोवियत संघ में जब 1991 में टूटा तो रूस बना। अब रूस जब देश बना तो रूस का संविधान भी बनना है। तो उसका जब संविधान बनाया गया सर, वो संविधान इतनी जल्दबाजी में बनाई गई कि बढ़िया तरीके से बनाया नहीं गया, जिस वजह से जो राष्ट्रपति है, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा शक्ति मिल गई और संसद का कानून बनाने का अधिकार है, तो वो संसद को उतना पावर नहीं दिया गया, जिस वजह से संविधान जो है उन लोगों का कमजोर हो गया। तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने अपने कार्यकाल को 10-10 साल के लिए बढ़ा दिया। यानी कि तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान का जो नया देश बना था सोवियत संघ से टूट करके, वहां के जो राष्ट्रपति थे पहले उन लोगों का टाइम जो है 5 साल काम करने का था, लेकिन संविधान उतना बढ़िया तरीके से नहीं लिखा गया। तो ये लोग क्या किए, भैया 5 साल तो पूरा हो गया, अब क्या करेंगे, अब तो हम राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, क्या होगा मेरा। तो वो संविधान में सुधार कर दिए। वो क्या किए, नहीं और भी 10 साल हम ही राष्ट्रपति रहेंगे, इस तरीके से संविधान को ही कर दिए। तो ये लोग 10-10 साल करके अपना राष्ट्रपति का पद को बढ़ाते रहे। ठीक है। न्यायपालिका भी स्वतंत्र नहीं रही। ये लोग जो कहते थे राष्ट्रपति वगैरह जो कहते थे जज वही करते थे, तो न्यायपालिका जो है आपका सुरक्षित नहीं रह पाई। ठीक है। अर्थव्यवस्था का पुनरुत्थान। अब आपको पता चला कि सर 1989 में जो आपका जीडीपी था रूस का, यानी कि जितना सामान सर वो खुद बनाता था, ठीक है, 1999 आते आते इसकी जीडीपी जो है सर, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये जो है घट गया। पहले ज्यादा थी लेकिन 1999 में सर ये घट गया, उतना सामान नहीं बना। लेकिन 1999 के बाद ये रूस की जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था, ये धीरे धीरे पुनरुत्थान करने लगती है, बढ़ने लगती है। इसी को समझते हैं क्यों ना सर। आजादी के 10 साल बाद यानी कि 2000 में रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और अजरबैजान की अर्थव्यवस्था दोबारा खड़े होने लगा। यानी कि 1991 में टूट करके अलग हुआ, यानी कि सोवियत संघ से आजाद हो गया। कौन आजाद हुआ? रूस, बेलारूस, मोल्डोवा, लातविया, लिथुआनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, यही सब देश ना। तो ये सब जब आपका यूक्रेन भी उसमें था, मोल्डोवा था, तो ये सब देश जब आजाद हुआ तो 2000 आते आते तो कितना साल हुआ था, केवल 10 ही साल हुआ था ना। तो यही कहा गया 10 साल बाद, आज़ादी के 10 साल बाद 2000 सन आते आते कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान जो है, इन लोगों का अर्थव्यवस्था अब धीरे धीरे फिर से खड़ा होने लगा, फिर से बढ़ने लगा। इसका मुख्य कारण क्या था ना सर? रूस के पास बहुत ज़्यादा खनिज तेल था,
कजाकिस्तान के पास भी बहुत ज्यादा खनिज संपद वगैरह है, प्राकृतिक गैस, धातु है बहुत सारा। उसके बाद प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात किया जाता था। कजाकिस्तान को अगर देखिएगा तो वहां से जो है ईरान से पाइपलाइन वगैरह जो है गुजरती है, तो उस पाइपलाइन का किराया जो है ये वसूल करता है। इसी वजह से इन लोगों के पास जो है बहुत ज़्यादा पैसा आने लगी। बाकी देशों को अपने क्षेत्र से तेल पाइपलाइन गुजारने के कारण मिलने वाले जो किराए हैं उससे फायदा हुआ। तो इस वजह से तो प्राकृतिक संसाधन इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा है। इस वजह से सर 2000 साल के बाद धीरे धीरे ये लोग जो है विकास होने लगा, इन लोगों का विकसित होने लगे। अब देखिए, तो इसी टाइम में 1991 के बाद से लेकर के जितने भी देश बने सोवियत संघ से अलग होकर के, उन देशों में जो है, जैसे आप सुनते हैं क्या, भारत के साथ पाकिस्तान का लड़ाई होता है, भारत के साथ जो है आपका चीन का लड़ाई हो गई, क्या बाकी दूसरा कोई देश है वो लड़ता है? तो हाँ, आपको समझना है कि भैया बाकी जो जितने भी देश हैं, जो अफगानिस्तान वगैरह है, यूक्रेन है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ये लोग, ये तो क्या लड़ते नहीं हैं? यहाँ के लोग क्या एकदम शांत मजे से जिंदगी जीते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो मध्य एशिया को अगर देखिएगा तो ये आपका मध्य एशिया कहलाता है। ये जो जगह है इसको हम लोग मध्य एशिया कहते हैं, ठीक है, ये मध्य एशिया है। अब मध्य एशिया में जो है 5 देश आता है, मध्य एशिया में 5 देश आ जाता है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 5 देश आ जाता है। और इन 5 देशों में जो है सर आपस में तो लड़ता नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी, यहाँ के लोगों में भी जो है आपका लड़ाई मार जो है चलती रहती है। क्या हुआ देखिए, 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद कई गणराज्यों में गृह युद्ध, यानी कि खुद से ही जो है लड़ने लगा। जैसे आपका तुर्कमेनिस्तान है, ये खुद से ही लड़ने लगा। बाहरी ताकतों का भी दखल बढ़ गया, बाहरी जो देश हैं इन लोगों के ऊपर आक्रमण करने लगे, ऐसा भी हुआ। जैसे रूस को अगर देखिएगा तो इतना बड़ा जो है रूस बच गया। तो इस रूस में क्या हुआ, चेचन्या और दागिस्तान नाम का जो हिस्सा है उसके लिए हिंसक अलगाववादी आंदोलन चली। यानी कि चेचन्या चाह रहा था, रूस का एक हिस्सा है चेचन्या नाम का, यहाँ पर कहीं होगा चेचन्या नाम का, तो ये वाला जो हिस्सा है ये जो है अलग होने की मांग करने लगी, यानी कि अलगाववादी आंदोलन शुरू हो गया रूस में। मॉस्को द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई, रूस का जो राजधानी है वो है मॉस्को। अब मॉस्को ने क्या किया, यहाँ का जो उस टाइम में राष्ट्रपति थे, तो ये चेचन्या के ऊपर जो है सेना वगैरह भेजे और वहाँ के लोगों को जो है दबा दिए कि भैया अलग नहीं होना है, तुम लोगों को शांत बैठना है, ठीक है। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा बमबारी वगैरह किया गया। इसके लिए मानव अधिकारों का जो है व्यापक उल्लंघन हुआ, लोगों को बहुत ज़्यादा मार वगैरह पड़ा, बहुत ज़्यादा लोग मारे गए चेचन्या में। यहाँ पर नहीं, इस जगह में होगा चेचन्या, इस जगह में होगा चेचन्या, इस जगह में होगा चेचन्या, ठीक है। तो यहाँ के लोगों को जो है बहुत ज्यादा मार वगैरह पड़ी। तो इस वजह से यहाँ के लोग चाहते थे कि हम लोग अलग होकर के रहेंगे। तो यहाँ पर ये इस जगह में लोग जो है अलग होने की मांग करने लगे और यहाँ मॉस्को से जो है सेना भेजा और इन लोगों को जो है दबाव डाल करके शांत कर दिया गया। ताजिकिस्तान जो नाम देखते हैं, ताजिकिस्तान नाम का जो देश है, कहाँ है सर, ये जो आपका पीला वाला हिस्सा है ताजिकिस्तान। यहाँ पर क्या हुआ ना, 2001 तक लगभग 10 वर्षों तक यहाँ पर गृह युद्ध चला, यहाँ के लोग जो है आपस में लड़ाई मार करने लगे, ठीक है। अजरबैजान का जो प्रांत देखते हैं, अजरबैजान, तो यहाँ पर कराबाज जो है अलग होकर के अर्मेनिया से मिलना चाहते थे, तो अजरबैजान नाम का यहाँ पर आपका देश मिलेगा। ये कहता है कि भैया हम जो है अलग होकर के किस में मिल जाएंगे, अर्मेनिया में मिल जाएंगे। अजरबैजान का जो ये वाला हिस्सा है ये बोलेगा अजरबैजान से अलग होकर के हम अर्मेनिया में मिलना चाहते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपका युद्ध चलता रहता है। जॉर्जिया के जो 2 प्रांत है ये भी अपने आप को स्वतंत्र करने में अलग होकर के रहना चाहता है। यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया में जो है शासन में को उखाड़ फेंक करके वहां पर अलग शासन व्यवस्था शुरू करने की मांग हमेशा चलती रहती है। और अगर देखेंगे बाल्कन जो देश है वहां पर 2 देश थी, एक देश था, ठीक है, जिसका नाम यूगोस्लाविया आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर
दो देश अलग होकर के, यूगोस्लाविया अलग होकर के दो हिस्सों में बढ़ गया था। एक आपका बोस्निया हर्जिगोविना और स्लोवानिया क्रोएशिया, ये लोग जो है खुद से अलग होकर के शांतिपूर्ण तरीके से अलग होकर के आपका बढ़ गई थी। इसमें जो है नाटो नाम का जो संगठन है, जो अमेरिका अभी जिस सबसे बड़ा उसका ये बना हुआ है, तो उसके हस्तक्षेप के द्वारा यूगोस्लाविया में बहुत ज़्यादा बमबारी वगैरह हुई थी। चेकोस्लोविया नाम का जो देश है, ये भी आपका अलग होकर के बना था सोवियत संघ से। इस देश को जो है शांतिपूर्वक दो हिस्सों में बढ़ गया, ये भी चेक और स्लोवाकिया, इन दोनों हिस्सों में बढ़ गया था। तो ये हम लोग जाने कि सर जो सोवियत संघ से अलग होकर के जितने भी देश बने, वो लोग 1991 के बाद से 2000 साल तक क्या उन लोगों में एकदम स्वतंत्र हैं, मजे में हैं या नहीं? तो उन लोगों में अलग होने के बाद भी आपस में जो है झगड़ते हैं, और वहाँ के लोग भी चाहते हैं कि भैया अलग तो हो गए हैं, लेकिन उस देश से अलग होकर के और आपका नया स्वतंत्र देश बनाना है। इस वजह से उन लोगों में आपका अलगाववादी आंदोलन चलती रहती है। ठीक है, अब अंतिम में जो हम लोगों का टॉपिक बच गया कि क्या ये जो आपका 15 देश मिलकर के बना था सोवियत संघ, जो अलग हो गया, क्या उन देशों में क्या बाकी जो चीन हो गया, उसके बाद अमेरिका है, ये लोग कुछ दखल अंदाजी करता है? तो हाँ, तो मध्य एशिया के जितने भी गणराज्य थे, इन लोगों के पास पेट्रोलियम संसाधन बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से यहाँ पेट्रोलियम के भंडार होने की वजह से बाहरी शक्ति भी जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपका आक्रमण करता है। जैसे अमेरिका है, ये क्या, इसमें क्या हुआ ना, 11 सितंबर 2001 में, जिसको हम लोग 9/11 की घटना कहते हैं, अमेरिका का जो आपका टावर था वहाँ पर आपका बम मार दिया गया था, जिसको 9/11 की हमला के नाम से जाना जाता है। तो उसके बाद अमेरिका ने क्या किया सर, अफगानिस्तान में अपना एकदम सैन्य कार्रवाई कर दिया, और अफगानिस्तान में बहुत दिनों तक जो है अपना सेना को भेज करके रखा था। ठीक है, और इराक के साथ युद्ध लड़ा, क्योंकि इराक के पास भी बहुत ज़्यादा जो है आपका पेट्रोलियम वगैरह था। इसी ठिकाने के लिए यहाँ पर आपका किराए में अपना सैन्य अड्डा वगैरह लिया हुआ है, और उसकी वजह से आपका पैसा भी भुगतान करना पड़ता है। रूस को अगर देखिएगा तो रूस इन राज्यों को अपना निकटवर्ती जितने भी देश हैं उन लोगों को अपना पड़ोसी मानता है, निकटवर्ती देश है, तो उसके साथ अपना क्षेत्र को प्रभाव ना करे, इस वजह से जितने भी उसका पड़ोसी देश है उसके साथ बढ़िया तरीके से एकदम रहने की लिए ही करता है। तो यूक्रेन चाह रहा था नाटो में मिलने के लिए, इस वजह से सोवियत का जो रूस निकल के आया था वो नहीं चाह रहा था यूक्रेन नाटो में का सदस्य बन जाए, क्योंकि उसका पड़ोसी देश है, अमेरिका एकदम उसके निकट आ जाएगा, पास आ जाएगा। इस वजह से रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला चलाया। तो ये सब जितने भी देश सोवियत संघ से अलग होकर के बने हुए थे, अलग होकर के निकल के आए थे, तो वो लोग भी आपस में अभी भी लड़ाई मार करते रहते हैं। चीन भी उसी इसमें दखल अंदाजी करता है। सोवियत संघ से जो आपका जितने भी देश निकल करके आए, उन लोगों में तेल का बहुत ज़्यादा भंडार था, जिस वजह से चीन भी इन लोगों में जो है बहुत आपका ये करता है। ठीक है, तो तेल संसाधनों के कारण चीन के हित भी इसमें जुड़े हुए हैं, और इसके सीमावर्ती जितने भी क्षेत्र हैं उससे व्यापार बढ़ाने का जो है कोशिश करता रहता है। तो ये आप लोगों का मोटा मोटा दिया हुआ था। ठीक है, तो आज यहाँ पर हम लोगों का इस चैप्टर का एंड होता है। इसके बाद तीसरा नंबर चैप्टर को जो है देखेंगे। ठीक है, चलिए।